नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के 36वें स्थापना दिवस पर मंगलवार का पूरा दिन विकास की ऊर्जा से सराबोर रहा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए और उनके पहुंचते ही पूरे परिषद में उत्साह का माहौल बन गया। इसके साथ ही गीडा का ये स्थापना दिवस इस बार औपचारिकता से कहीं आगे बढ़कर पूर्वांचल के औद्योगिक भविष्य की नई गति देने वाला साबित हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्षेत्र के उद्योग जगत को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन देते हुए 5 बड़े निवेशकों को भूमि आवंटन प्रमाण पत्र सौंपा, जिसमें गोरखपुर और आसपास के इलाकों में नए औद्योगिक निवेश को तेजी मिलने की उम्मीद है। और इसके साथ ही उन्होंने 408 करोड़ रुपए की लागत से विकसित 114 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। कि मुझे मेरे हिसाब से भूखंड मिला और आने वाले टाइम में वो हम मैक्सिमम 2 साल के अंदर हम अपना प्रोजेक्ट चालू कर देंगे। मेरा पुराना जो फैक्ट्री है, हमारी एग्जिस्टिंग फैक्ट्री है, वो बड़ौदा गुजरात में है। 2 प्लांट है। मेरा 2 ऑफिस है, एक है उसी चाइना, एक है सीसीसी चाइना में। हम वहाँ पे जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट काम करें, मशीन वहाँ भेजते हैं और यहाँ मशीन लाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। और गोरखपुर के अंदर भयमुक्त माहौल हो गया है। इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा काम करने का माहौल हो गया। हम लोग गोरखपुर को ही बिलोंग करते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा माहौल नहीं था जिसकी वजह से इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे। योगी जी के आने की वजह से, मुख्यमंत्री जी की वजह से हम लोग यहाँ पर अच्छा काम करेंगे, अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, काफ़ी रोजगार उत्पन्न करेंगे। मेरा नाम राजेश त्रिपाठी है। मेरी कंपनी का नाम गायत्री वेबटेक प्राइवेट लिमिटेड है और हम लोग यहाँ पर सोलर प्लांट लगा रहे हैं। बहुत ही सौभाग्य है हमारा कि हमको महाराज जी से ये आवंटन लेटर प्राप्त हो रहा है और हम चाहेंगे कि हम पूरी लगन से अपनी दीवान पैकेजिंग की में जो भी हम काम करते हैं, कार्टून्स बनाते हैं, एंड वी विल ट्राई अवर बेस्ट। और उसमें हम जितनी भी मशीन्स यूज़ करते हैं या दुनिया को एक जो रोज़गार देते हैं, उसमें हम बहुत ही आभारी हैं महाराज जी के। और हम चाहेंगे कि ये हम जितनी मेहनत करके इसको आगे बढ़ा सकें। चारू कक्कड़ दोस्तों, इस समय हमारी मौजूदगी गोरखपुर जनपद के गीडा में है और गीडा में आपको बता दें कि आज 36वां स्थापना दिवस की एक भव्य तैयारी की गई है। साथ ही साथ मैं आपको अवगत करा दूं कि अभी कुछ ही देर बाद यहाँ सुबह मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ आकर के यहाँ जो है तमाम देश प्रदेश के तमाम, यानी पूरे देश प्रदेश की बात कर लिया जाए, तमाम ऐसी औद्योगिक और तमाम निवेशकों का यहाँ एक स्टॉल लगा हुआ है। और आपको ये भी बता दूं कि अभी कुछ निवेशकों को महाराज जी के द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा, जिन्हें भूवंत जो है आवंटित किया गया। ऐसे में बात कर लिया जाए गीडा के 36वें स्थापना दिवस की, तो 36वें स्थापना दिवस को लेकर के तमाम यहाँ पे भव्य तैयारियां हैं और साथ ही साथ आपको बता दें प्रदर्शनी के माध्यम से एक अद्भुत दृश्य भी देखा जाएगा। हम बात करें कि इस तरह भी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे का पहरा लगा हुआ, क्योंकि थोड़ी देर बाद जो है महाराज जी का यहाँ पे आगमन के बाद वो कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और साथ ही साथ कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद जो है कुछ निवेशकों को सम्मानित भी करेंगे, जो कि कुछ निवेशक ऐसे हैं जिन्हें भूवंत भी आवंटित किया गया है। बात कर लिया गया है कि प्रदर्शनी की प्रदर्शनी भी भव्य रूप से यहाँ पे प्रदर्शनी किया गया, ढोल बाजे के साथ तमाम दृश्य दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रदेश का ये, उत्तर प्रदेश का ये गोरखपुर मेरा जो पहले तक आज पूरे विश्व में एक अलग पहचान है, एक अलग है। बात कर लिया जाए उसको कि प्रदर्शनी के माध्यम से आप देखिए, कटआउट के माध्यम से तमाम विकास की बातें इस पे लिखी हुई है, तमाम स्थानीय संस्कृत उत्पादों को वैश्विक पहचान को दिखाया जा रहा है। यानी बात कर लिया जाए पुलिस या सीआई वाले के सारी व्यवस्था यहाँ पे दिखाई दे रही है। हम बात करें कि अभी थोड़ी देर बाद गोरखपुर के मुख्यमंत्री का आगमन गीडा में होगा और ऐसे में आज पूरे गीडा में एक जो है कहा जा रहा है एक भव्य उत्सव का रूप देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के पूरे विश्व में इसकी एक चर्चा आज बनी हुई है। गोरखपुर से डेली 24 भारत के लिए।
वाराणसी के दौरे पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि यूपी में साल 2027 आते ही जनता एक बार फिर उसी प्रकार का ऐतिहासिक जनादेश देगी जैसा 2017 में था। उन्होंने दावा किया कि सरकार पर जनता का भरोसा लगातार मजबूत हो रहा है और आगामी चुनाव में ये विश्वास बड़े परिणामों में दिखाई देगा। बीएलओ की मौतों से जुड़े सवाल पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी बीएलओ को घबराने का या फिर निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी को किसी प्रकार की समस्या या दबाव महसूस होता है तो वह उसे तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क उसे करना चाहिए। देश की सरकार आरक्षण जिनको मिल रहा है उनके आरक्षण को कोई छीन नहीं सकता, कोई उसमें तोड़ नहीं कर सकता, कोई कटौती नहीं कर सकता। इस प्रकार के आरोप वह लगाते हैं जो मुद्दा विहीन होते हैं और हमारी सरकार शानदार समय बढ़ाने की मांग की जा रही है। ये चुनाव आयोग का विषय, सरकार का विषय नहीं है। किसी को बढ़ाने का समय चाहिए तो चुनाव आयोग से मिले, ये सरकार नहीं करती। सरकार भी एक पार्टी की है तो भारतीय जनता पार्टी के नाते हम SIR की प्रक्रिया का स्वागत करते हैं और लगातार हमारी पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। मायावती लगातार अपनी ताकत बढ़ाती चली जा रही हैं। अभी दोबारा ये नोएडा में फिर से बड़ी रैली करने वाली है। क्या आप एक लाइन की मैंने अभी आपको बताया, आपने ध्यान से सुना नहीं। सपा बसपा भी मिलकर के लड़ चुके हैं, सपा कांग्रेस भी मिलकर के लड़। यूपी के बरेली में सनराइज हॉस्पिटल में एक मरीज की मौत संदिग्ध हालत में हुई और इसी दौरान एक तथाकथित पत्रकार के साथ मारपीट की घटना भी सामने आई है। और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए बरेली प्रशासन ने जांच कमेटी का गठन किया है। जांच में ये पता चला है कि मरीज की मौत में लापरवाही किसकी थी और पत्रकार के साथ मारपीट क्यों हुई और जिम्मेदार के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। प्रशासन मामले की गहन और निष्पक्ष जांच कर रहा है ताकि सच्चाई उजागर हो सके। अमेठी में तेज रफ्तार का खतरनाक असर एक बार फिर से देखने को मिला है, जब एक तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर इतनी जोरदार थी कि ई रिक्शा में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद से आसपास मौजूदा लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को बाहर निकाला और सहायता प्रदान की। स्थानीय लोगों के सहयोग से सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भेज दिया गया है। अमेठी में आज एक प्रेरणादायक दृश्य देखने को मिला, जब बिहार के गया जिले से पैदल 4 धाम यात्रा पर निकले एक युवक यहां पहुंचा और स्थानीय लोगों ने उसके जज्बे और आस्था को देखते हुए गर्मजोशी से स्वागत किया। युवक की ये यात्रा सिर्फ धार्मिक भावनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वो इसे समाज में शांति, सद्भावना और सकारात्मक का संदेश फैलाने के उद्देश्य से कर रहा है। उसने बताया कि लगभग 5 महीने से वो साइकिल के सहारे अपनी ये आध्यात्मिक यात्रा पूरी करेगा, जिसमें करीब 25,000 किलोमीटर की लंबी दूरी शामिल है। जय श्री राम भाई, ये मेरी यात्रा का जीवन का चाहे जितने भी समय निकले प्रभु, 6 महीना 7 महीना, ये हमारी पूरी जीवन की निकल जाएगी। हमें फिर ये सोचने के लिए नहीं रहेगी कि मैं वहां जाऊं यहाँ जाऊं, बस यही मेरी लक्ष्य है। ये यात्रा कहां से कहां तक के लिए निकाले हैं? मैं तो 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग 11 शक्तिपीठ का दर्शन करने जा रहा हूँ और मैं गया जी बिहार से यात्रा निकाला। अमरोहा क्षेत्र में सड़क पर 2 छात्रों के बीच जोरदार झगड़ा देखने को मिला है। लड़कियों ने एक दूसरे का गिरेबान पकड़कर जमकर मारपीट की और लात घूंसे चलाए हैं, जिससे आसपास का माहौल अत्यंत तनावपूर्ण हो गया और इसी बीच सड़क पर मौजूदा लोगों ने हस्तक्षेप कर दोनों के बीच लड़ाई को रोककर शांत करवाया। विवाद की वजह उधार के पैसों को बताया जा रहा है। मारपीट का एक लाइव वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने इस घटना को और भी ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। अमरोहा जनपद में डिडौली कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जानलेवा फायरिंग के मामले में लंबे समय से फरार चल रहा 25,000 रुपए का इनामी आरोपी आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गया। आरोप है कि ताबिश ने अपनी प्रेमिका के भाई पर पिस्टल से गोली चलाकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसके बाद से वो लगातार छिपता रहा और फिर जिसके बाद से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आखिरकार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से एक बंदूक और कुछ सामान बरामद किए हैं।
ये थाना डिडोली पुलिस के द्वारा एक महत्वपूर्ण गिरफ्तारी की गई है, जिसमें कि हमारा 25,000 का इनामी जिसका नाम ताबिश पुत्र अबू बकर है, जो जोया थाना डिडोली का रहने वाला है। इसके द्वारा 8/11 को एक घटना की गई थी, जिसमें एक लड़की जिससे इसकी बातचीत होती थी, उसके भाई के द्वारा इससे जब कहा गया कि या तो उसे शादी कर ले या उसे अलग कर जाए, इस बात पर कुछ विवाद हुआ और इसमें बलिया जिले के गांव में 5 भाइयों ने अपने स्वर्गवासी माता पिता को याद किया और ऐसे में याद करते हुए उन्होंने उदाहरण भी पेश किया है, जिसे पूरे इलाके में सराहा जा रहा है। माता पिता के निधन के बाद से हर साल आयोजित होने वाले स्मृति समारोह को इस बार भी 5 भाइयों ने बेहद ही स्नेह और सम्मान के साथ बड़े स्तर पर संपन्न किया। उनके पैतृक घर पर आयोजित इस कार्यक्रम में गांव के लोग, आसपास के क्षेत्र के निवासी और वरिष्ठ नागरिक भी शामिल हुए और ऐसे में ये बड़ा कार्यक्रम हुआ। किसकी पुण्यतिथि है? आज अपना परिचय बता दो। मैं सोमेश्वर सिंह, और क्या बताऊं, 5 भाइयों में दूसरे नंबर पर मैं हूं। और मैं अभी 2015 में अवकाश प्राप्त हुआ हूं सेल से, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से जनरल मैनेजर, एज ए जनरल मैनेजर। अपने माता पिताजी का बड़ा पुत्र हूँ। हम 5 भाई और 3 बहनें थे। 2 बहनें तो दो हमारे बहनोई स्वर्गवासी हो गए, एक बहनोई हैं। हम 5 मेरे पिताजी ये चाहते थे कि नियमबद्ध जीवन जीना हो। वो बहुत स्ट्रिक्ट थे इस मामले में। सुबह 4 बजे उठ जाना, टहलने जाना, लौट के आना। हम मुझे याद है कि जब मैं 10th में था तो जब जाते थे तो हम सोए रहते थे जाड़े की रात में, तो छड़ी से खोद देते थे, उठो। हम भी उठ जाते थे अपना, और भाई दूसरे थे। मैं सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम रीना राव, भाजपा नेत्री बेलतरा विधानसभा। आज कहाँ आए हैं? आज हम, वैसे तो हम भैया ही कहते हैं उनको, भैया हैं भी। वो योगेश्वर सिंह जी जो है कि अपने पापा और मम्मी का पुण्यतिथि मना रहे हैं, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि देने आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित जिला अधिकारी कार्यालय में एक विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बूथ लेवल पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले 14 बीएलओ को सम्मानित किया गया और ये सम्मान उनके मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण 2025 के दौरान दिखाए गए बेहतरीन प्रदर्शन और जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक निभाने के लिए दिया गया है। सम्मान पाने वालों में प्रियंका है, अरविंद गुप्ता है और ऐसे में कई बीएलओ भी शामिल है। जिलाधिकारी ने इन बीएलओ को चयनित किया था और ऐसे में इनकी प्रशंसा भी की गई और ऐसे में उन्हें सम्मानित किया गया। हमारा इंटेंसिव रिविजन का काम चल रहा है, पूरी यूपी में चल रहा है और बांदा में हम इस कार्य को कर रहे हैं। तो हमारा 14 बीएलओ ऐसे हैं, उन्होंने अपना टाइमलाइन के पहले 100% डिजिटाइजेशन का काम कंप्लीट किया है। उनको और उनके परिवार को आज सम्मानित किया गया है। बहुत अच्छा लगा, हम लोगों ने बहुत हार्ड वर्क किया है सब बीएलओ ने और सम्मान मिला है, इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। किस ब्लॉक में आपको काम दिया गया? ब्लॉक में हूँ और 258 वार्ड संख्या के बीएलओ हूँ। मुझे अभी अगस्त में ही बीएलओ नियुक्त किया गया है, नहीं तो इसलिए थोड़ा सा कठिनाई हुई है, क्योंकि नए थे, पहले से कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन लोगों ने बहुत सहयोग किया क्योंकि इस समय कटाई का समय था, लोग नहीं मिलते थे, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हुई है, लेकिन काम अच्छे से हो गया। खबर गोरखपुर से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सुबह 4 बजे अचानक ही एक फर्नीचर की दुकान में आग भड़क उठी, जिसकी लपटें तेज देखने को मिली और ऐसे में इलाके में अफरा तफरी मच गई। विकास एकेडमी के पास स्थित इस दुकान में कुछ ही मिनटों में आग तेज फैलाव के कारण बुरी तरह से धधक उठी। सुबह होते ही दुकान पूरी तरह से राख में तब्दील हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुकान के अंदर अचानक तेज आवाज हुई और उसके बाद तुरंत से आग फैल गई। आसपास के लोगों ने पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि लपटों को रोक नहीं पाया गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद करीब 1 घंटे के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया और ऐसे में फर्नीचर की दुकान में लाखों का नुकसान भी बताया जा रहा है। हालांकि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट सामने आ रही है। हमीरपुर में एसआईआर अभियान के तहत बीएलओ पूरे जोश और समर्पण के साथ घर घर जाकर
पात्रों को वितरण और संग्रहण का काम कर रहे हैं और ऐसे में प्राप्त पात्रों को समय से पहले बीएलओ ऐप में डिजिटलाइजेशन करने वाले कर्मचारियों में लगातार कई बीएलओ भी शामिल है और उनके इस प्रयास को देखते हुए जिलाधिकारी ने उन्हें सम्मानित किया और उन्हें कार्य की खुले दिल से सराहना की। जिलाधिकारी ने सभी बीएलओ को निर्देश दिया कि वो अपने कार्य पूरी निष्ठा और निर्धारित समय सीमा पर करें। देखिए, अभी पूरे जनपद में एसआईआर का जो कार्यक्रम चल रहा है उसके अंतर्गत हमारा हमीरपुर विधानसभा और राठ विधानसभा में बहुत तेज़ी से कार्य कराया जा रहा है। इसी क्रम में हमीरपुर विधानसभा में लगभग 54% हमारा जो डिजिटाइजेशन का कार्य वो हो गया है और जो राठ विधानसभा में है वहाँ पे लगभग 65% का डिजिटाइजेशन का कार्य हो गया है और ओवरऑल यदि हम लोग पूरे जनपद की बात करें तो लगभग 52% डिजिटाइजेशन अभी तक हम लोग ने करा लिया है। इसी क्रम में जिन बीएलओ के द्वारा अच्छा काम किया गया था और जिन्होंने अपना कार्य 100% पूर्ण करा लिया है उनको हमारे द्वारा सम्मानित किया गया है। यहाँ पे अभी हमने 3 बीएलओज को यहाँ पे सम्मानित किया है और जनपद में कुल लगभग 15 से 20 जो बीएलओज हैं जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया उनको सम्मानित किया गया है। और इसी क्रम में हमारे द्वारा जो बीएलओज हैं वो जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनको हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं ताकि जो एसआईआर का प्रोग्राम है उसको यथाशीघ्र हम लोग कंप्लीट करा सकें और इसकी गुणवत्ता में भी कोई समझौता ना हो। देखिए, अभी पूरे जनपद में एसआईआर का जो कार्यक्रम चल रहा है उसके अंतर्गत हम जालौन में पोलियो अभियान को सफल बनाने के लिए तहसील स्तर पर टास्क फोर्स की एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसडीएम ने स्वास्थ्य कर्मियों, बाल विकास विभाग और आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की और इस बैठक में 14 दिसंबर से शुरू होने वाले अभियान को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट सख्त निर्देश दिए गए। एसडीएम ने स्वास्थ्य केंद्रों के डॉक्टर और विभागीय कर्मियों के साथ समीक्षा करते हुए सुनिश्चित किया है कि अभियान समय पर और सुचारू रूप से चले। खबर यूपी के कन्नौज से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर चकबंदी को लेकर किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला है और ऐसे में किसानों ने जमीन की अदला बदली कर गंभीर आरोप लगाया है। मंत्री ने चकबंदी रोकने और समाधान का भी भरोसा दिया है और ऐसे में कन्नौज में चकबंदी में अनियमितताओं और धांधली को लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। सदर तहसील के जलालाबाद गाँव के किसानों ने कलेक्ट्रेट में एक बड़ा प्रदर्शन किया और इसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए और महिलाएं भी इस आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल रही। किसानों ने आरोप लगाए कि चकबंदी प्रक्रिया में उनके सहमति के लिए खेतों को अदला बदली कर दी गई है और जमीनों को बंटवारों में भ्रष्टाचार हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर यूपी के कानपुर से है, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और ऐसे में युवक ने पुलिस पर फायरिंग की कोशिश की तो वहीं पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फिलहाल आरोपी को धर दबोचा है। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई कर अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की है और गाड़ियों की रूटीन चेकिंग के दौरान जब एक युवक को रोकने की कोशिश की गई तो उसने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने तत्काल अपने बचाव में जवाबी कार्रवाई करते हुए फायर किया, जिसके बाद से आरोपी के पैर में गोली लग गई। घायल लुटेरों को तुरंत अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। के करीब 11 बजे सूचना मिली कि फजलगंज थाना क्षेत्र के अंदर एक मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में करण नामक व्यक्ति के पैर पे गोली लगी है और करण जो है वो 25,000 का इनामिया था और थाना क्षेत्र फजलगंज में लूट के मुकदमे में वांछित भी था। इसके साथ साथ करण के ऊपर 6-7 मुकदमे और पंजीकृत है कानपुर के अलग अलग थानों से। अभी मौके से एक बाइक, एक पिस्तल, तमंचा और एक जिंदा कारतूस और एक खाली खोखा बरामद। एक शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग और लूट की घटना ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी। दूल्हे के रथ से नाबालिग बच्चे सहित कई लोगों के सामने कई राउंड फायरिंग की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसके साथ ही समारोह में कुछ व्यक्तियों ने नकदी भी लूटने की कोशिश की। पुलिस ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रधान और 3 अन्य लोगों को हिरासत में लिया है। जांच में उसने कब्जे से 2 लाइसेंसी राइफल और लगभग आधा दर्जन असले बरामद हुए हैं, जिसका उपयोग फायरिंग में किया गया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये घटना शादी समारोह में सुरक्षा की अनदेखी और अवैध हथियारों के इस्तेमाल पर एक गंभीर चेतावनी बन गई है। देखिए, सोशल मीडिया तथा विभिन्न न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर प्रसारित एक खबर जिसमें
ग्राम सिरियावा कला में हर्ष फायरिंग होने की बात बताई जा रही थी। वीडियो का तत्काल पुलिस द्वारा संज्ञान में लिया गया तथा मौके पर जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ कि ग्राम प्रधान सिरियावा कला थाना चरवा, जिनका नाम मोहम्मद साजिद है, उनके द्वारा अपने चचेरे भाई के शादी के कार्यक्रम में तथा गाँव के ही कुछ व्यक्तियों के द्वारा हर्ष फायरिंग की गई। मैनपुरी क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर 3 युवकों ने 7वीं कक्षा के एक छात्र की उसके चचेरे भाई की आंखों के सामने कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी। छोटे भाई किसी तरह से जान बचाकर घर पहुंचा और परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। पूरे परिवार के लोग घटनास्थल पर पहुंचे, तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुके थे। खेत में खून से सना शव देखकर परिवार में अफरा तफरी मच गई और छात्र की मां बेहोश हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और सबूत इकट्ठे किए। घटना के समय दोनों भाई खेत में भैंस चराने गए थे और तभी इस दर्दनाक वारदात को अंजाम दिया गया है और ऐसे में पुलिस अब पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल में जुट गई है। संभल में हाल ही में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। 2 सगे भाई बारात में शामिल होने के लिए डीसीएम वाहन में बैठकर शादी समारोह में गए थे, लेकिन लौटते समय दोनों अचानक ही लापता हो गए। पिता ने अपने ही साड़ू के बेटे पर हत्या का शक जताया है। 2 दिन बाद बड़े भाई का शव संदिग्ध हालत में गन्ने के खेत में पाया गया और इस घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। छोटे भाई की तलाश में पुलिस पूरी ताकत दिखा रही है और दोनों युवक बहजोई कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मृतक का शव मिलने वाली घटना राजपुरा थाना क्षेत्र के जंगल में पाई गई है और इस मामले ने स्थानीय लोगों में डर और भय और चिंता का माहौल बना दिया है। संभल में शराब सेल्समैन से लूट की योजना बनाने वाले बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। मुठभेड़ के दौरान 2 लुटेरे घायल हो गए। पुलिस के अनुसार ये आरोपी कार में सवार होकर किसी अन्य वारदात को अंजाम देने के इरादे से जा रहे थे। घायल बदमाशों को तुरंत ही जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 2 तमंचा, 5 लाख रुपए का नगद, 2 मोबाइल फोन और 1 बाइक भी बरामद की है। खबर यूपी के संभल से है, जहां पर पति पत्नी के विवाद में पत्नी की हत्या हो गई है, तो वहीं घटना का चश्मदीद गवाह मासूम बेटा बना है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया है। बता दें कि संभल में बहजोई कोतवाली क्षेत्र के गांव भवन में एक दुखद और सनसनीखेज मामला सामने आया है। पारिवारिक विवाद के दौरान पति ने अपने पत्नी को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। घटना के समय पत्नी को डंडे से प्रहार किया गया, जिससे वो मौके पर ही घायल होकर जीवन की जंग हार गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के मायके वाले मौके पर पहुंचे और हत्या की पूरी घटना का चश्मदीद गवाह उसका बेटा बना, जिसने पूरे पुलिस को सब कुछ विस्तार से बताया। परिवार और पड़ोसियों के अनुसार आरोपी पति मानसिक रूप से परेशान था और घटना के अनुसार वो पत्नी को मारने से पहले मां और बहन को खेत में भेज चुका था और ऐसे में ये बड़ी वारदात सामने आई है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।